Hello everyone, myself Manisha Singh from जमशेदपुर विमेंस कॉलेज। ये वीडियो 4th सेमेस्टर के 6th पेपर के लिए है। आज का टॉपिक है आपका जेंडर एसिमेट्री, लैंगिक असमानता। जेंडर इनइक्वालिटी एक्नॉलेज that men and women are not respected and this link affects a person's experiences of living। लिंग असमानता स्वीकार करती है कि पुरुष और महिला समान नहीं हैं और यह लिंग किसी के व्यक्ति के रहने के अनुभव को प्रभावित करती है। अर्थात किसी के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करना लिंग असमानता को दर्शाता है। लिंग असमानता कह रही है कि पुरुष और महिला समान नहीं हैं, जबकि संवैधानिक प्रावधान ये कहते हैं कि पुरुष और स्त्री दोनों को समान अधिकार है और उनके लिए किसी तरीके का लैंगिक भेदभाव दुर्व्यवहार की श्रेणी में आएगा। लेकिन इंडिया में ये व्याप्त है जेंडर इनइक्वालिटी कि महिला और पुरुष समान नहीं हैं और ये मानती है कि महिला और पुरुष में अगर अस्तित्व की चर्चा होगी तो महिला के लिए कहा जाता है कि उसके अस्तित्व को स्वीकार नहीं करती। नेक्स्ट है आपका जेंडर एसिमेट्री में इंडिया जो है डेमोक्रेटिक कंट्री है, कॉन्स्टिट्यूशंस है यहाँ और कई तरीके के अमेंडमेंट हैं। इन सब में इंडिया के लिए हम कह सकते हैं कि हम प्राउड फील करते हैं कि हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं। हमें उठने बैठने बोलने की स्वतंत्रता है, हर तरीके से हम स्वतंत्र हैं। पर ये किस शताब्दी में हम जी रहे हैं कि लोग एक मेल बेबी बॉय चाहते हैं, बेबी गर्ल नहीं चाहते। एक बच्चे के लड़का सुनकर खुशियों का गुब्बारा फूट पड़ता है और एक लड़की के बारे में सुनते हैं कि लड़की का जन्म हुआ है, उनके ऊपर इस तरीके का प्रेशर पहले दिन से ही होने लगता है कि हमें कई तकलीफ़ों का सामना करना पड़ेगा अगर हमारे यहाँ बेटी पैदा हुई है तो। क्या कारण है जेंडर एसिमेट्री की, उस पर बात करते हैं। नेक्स्ट, काउजेज ऑफ जेंडर इनइक्वालिटी या जेंडर एसिमेट्री, लैंगिक असमानता के क्या क्या कारण हैं। नंबर 1 है आपका पैट्रिएर्कल सिस्टम, पितृसत्तात्मक व्यवस्था। हम एक पुरुष प्रधान समाज में रहते हैं, पितृसत्तात्मक समाज में रहते हैं। यह सामाजिक संरचना जो है वो इस तरीके का प्रोसेस या इस तरीके का सिस्टम बना दी है कि मेल जो है वो औरत को के ऊपर अपना वर्चस्व स्थापित करना चाहता है और साथ ही साथ स्त्री का शोषण भी। प्राचीन भारतीय हिंदू की मान्यता है या निर्माता मनु के अनुसार, मनु कहते हैं अपने एक वाक्य में कि ऐसा माना जाता है कि औरत को अपने बाल्यकाल में पिता के अधीन रहना पड़ता है और शादी के बाद पति के अधीन और उसके बाद वृद्धावस्था में या फिर किसी कारणवश वो विधवा हो जाती है तो अपने पुत्र के अधीन उसको रहना पड़ता है। तो ये पुरुष प्रधान समाज की, पितृसत्तात्मक समाज की, सामाजिक व्यवस्था की एक सच्चाई है कि औरत बंधनों में ही पैदा होती है, बंधनों में ही जीती है और मृत्यु पर्यंत तक वो बंधनों में ही रहती है। और क्या है जेंडर इनइक्वालिटी, जेंडर एसिमेट्री का काउजेस। तो नेक्स्ट है आपका इलिटरेसी, अशिक्षा। शिक्षा आज हम सभी का फंडामेंटल राइट है, मौलिक अधिकार है सभी का प्राथमिक शिक्षा लेना। और कहीं ना कहीं ये प्राथमिक शिक्षा मौलिक अधिकार बनी 2010 में, लेकिन उसके पहले की ये बात है या अभी भी कई प्रदेशों में अशिक्षा वाली स्थिति व्याप्त है। अशिक्षा के कारण हमें सही गलत का पहचान नहीं होती है और ना ही हम इस छोटे से बात को समझ पाते हैं कि बेटी भी पिता का नाम रोशन कर सकती है, एक लड़की भी लड़के के समान कंधे से कंधा मिला के चल सकती है,
एक लड़की में सभी नेतृत्व की वो क्षमताएं व्याप्त हैं जो एक पुरुष में हैं। तो शिक्षा एक बहुत बड़ा माध्यम बनती है हमें आइडेंटिफाई करने के लिए किसी चीज़ की, किसी वस्तु की, कि हम जो कर रहे हैं वो सही है या गलत है। हमें बुद्धिजीवी बनाती है, हमें एक पुरुष से एक व्यक्ति बनाती है, एक इंसान बनाती है। तो कहीं ना कहीं ये अशिक्षा जेंडर एसिमेट्री का सबसे बड़ा रीज़न बनती है, कारण है। अशिक्षा के बाद है आपका लैक ऑफ अवेयरनेस, जागरूकता का अभाव। रूढ़िवादी जो सोच है, पितृसत्तात्मक सोच है कि पुरुष अपने अधीन ही स्त्री को रखना चाहता है। और कहीं ना कहीं सबसे बड़ी विडंबना ये है कि स्त्री ही अवेयर नहीं है, जिसके ऊपर वो अत्याचार हो रहे हैं, जिस सोसाइटी में वो रहती है, जिसके वर्चस्व को स्वीकार करके वो एक पत्नी, एक माता के रूप में उस समाज में, उस घर में रह रही है, उसमें इस जागरूकता का अभाव है कि ये जो है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कहीं से भी उसकी मजबूरी नहीं है। तो इस जागरूकता के अभाव की वजह से ही कहीं ना कहीं ये आपका जेंडर एसिमेट्री सोसाइटी में है। और इस अवेयरनेस के लिए ज़रूरी है कि औरतें शिक्षित होंगी तो मर्दों से कंधा मिलाकर वो आगे बढ़ेंगी और अपना वर्चस्व ना केवल घर में बल्कि वो मनवाएंगी कि आर्थिक रूप से भी वो सुदृढ़ हो सकती हैं और बाहरी कार्यों को भी वो बहुत ही अच्छे तरीके से कर सकती हैं। नेक्स्ट है आपका ट्रेडिशनल सिस्टम, काउजेस ऑफ जेंडर एसिमेट्री, ट्रेडिशनल सिस्टम। पारंपरिक व्यवस्था, ट्रेडिशनल सिस्टम जो है हमारा, पारंपरिक व्यवस्था जो है, रूढ़िवादी जो सोच है, हमने एक धारणा नहीं निर्धारित की, एक कैटेगरी बना लिया है कि इनकम जो है वो पुरुष करेंगे और उस इनकम से घर चलाने का कार्य महिला करेगी। ये जो पारंपरिक सोच और धारणा बनी, उसने सबसे पहले स्त्री को चार दीवारी में बंद कर दिया, और चार दीवारी में बंद करने के साथ ही साथ चार दीवारी के अंदर ही अपने अस्तित्व को स्थापित करने के लिए उनको काम करना है। तो ये पारंपरिक सोच जो है वो जेंडर एसिमेट्री का सबसे बड़ा रीज़न है, क्योंकि किसी चीज़ की शुरुआत जो होती है वो ट्रेडिशन ही आता है, वो कल्चर ही लेकर आती है, और वही ट्रेडिशन को फॉलो करने वाले भी लोग हैं। वो फॉलो करते करते वो एक समूह बनता है और वो समूह आगे बढ़ता है। तो ट्रेडिशनल जो सिस्टम है, अगर वो चीज़ें सुधरती हैं तो सभी चीज़ें सुधर जाएंगी। वो ट्रेडिशनल सिस्टम जो है वो अवेयरनेस आने से कि ट्रेडिशनल जो चली आ रही हैं, रूढ़िवादी सोच जो चली आ रही, पारंपरिक जो हमारी धारणा और सिस्टम बने हुए हैं, वो किस आधार पे हमने तय किया है कि स्त्री जो है वो इन कार्यों को करेगी और पुरुष उन कार्य को करेंगे। पुरुष ही सिर्फ आर्थिक रूप से घर को चला सकते हैं, महिला नहीं चला सकती है। महिला मेंटली बहुत वीक होती है, महिला फिज़िकली बहुत वीक होती है। ये सारी आम धारणाएं, ये ट्रेडिशनल थिंकिंग जो है, ये ट्रेडिशनल सिस्टम जो है, वही एक लैंगिक असमानता का बहुत बड़ा कारण है। तो स्टूडेंट, एजुकेशनली ये बहुत ही आपका इम्पॉर्टेंट है इसका। आगे हम बात करते हैं कौन कौन से संवैधानिक प्रावधान और कानूनी प्रावधान हैं महिलाओं की सुरक्षा के लिए लैंगिक असमानता के खिलाफ। लीगल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड अगेंस्ट जेंडर एंड एसिमेट्री। The preamble of the Constitution explains the goal of achieving socio-economic and political justice. All are equal. संविधान की प्रस्तावना, जिसको संविधान का हृदय कहा जाता है, उसकी आत्मा कहा जाता है, उसमें वर्णन है प्रस्तावना में ही कि सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक रूप से स्त्री और पुरुष समान हैं, सभी इक्वल हैं, उसमें किसी तरीके का कोई डिफरेंस नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन
में इन चीज़ों को अगर मेंशन कर दिया गया है, मीन्स ये चीज़ें वर्बली नहीं, ये रिटन है, फिर भी अगर ये व्याप्त है सामाजिक असमानता, तो इसमें कहीं ना कहीं घोर आश्चर्य की बात है, क्योंकि हमारा जो संविधान है उसके एक एक वाक्य जो हैं उसका बहुत महत्व है, और अगर वो चीज़ें नहीं मानी जाती हैं सोसाइटी में, वो चीज़ें नहीं अगर एक फ़ीमेल को मिल रहा है तो उसके अगेंस्ट वो कोर्ट जा सकती है, उसके लिए उसको अवेयर होना ज़रूरी है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको लीगली कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है कि हम लोग सभी एक हैं। विमेन गेट द राइट टू वोट, महिलाओं को भी वोट डालने का अधिकार है। मीन्स इसका मतलब ही है कि जो हमारा लॉ है वो महिला को पुरुष से कहीं कम आंक नहीं रहा है, क्योंकि इंडिया में समानता का अधिकार है। चाहे एक राजा हो, चाहे एक प्रधानमंत्री हो, चाहे एक राष्ट्रपति हो, एक आम व्यक्ति हो, वो औरत हो या महिला हो, सभी को वोट डालने का अधिकार है और सभी को एक ही वोट डालने का अधिकार है। नेक्स्ट है आपका The directive principle of state policy also provides a number of provisions that help protect women and protect them from discrimination. राज्य का नीति निर्देशक तत्व भी है जो बहुत सारे प्रावधान अपने ऐसे रखे हैं जो महिलाओं की सुरक्षा और भेदभाव से उसकी रक्षा करती है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल मात्र निर्देश मात्र है, फिर भी इसका अपना महत्व है। इसमें समान काम के लिए समान वेतन का प्रावधान है, और साथ ही इसका प्रावधान भी है कि मातृत्व काल में महिलाओं को 6 महीने का मातृत्व अवकाश दिया जाएगा, और उनको साथ ही साथ उसकी मेडिकल जो होती है फैसिलिटीज़ उसको चाहिए, जो न्यूट्रिशंस फूड्स चाहिए वो भी प्रोवाइड करेगी। तो आपका प्रिएम्बल हो, आपका फंडामेंटल राइट हो, आपका डायरेक्टिव प्रिंसिपल हो, वो सभी इन चीज़ों में महिलाओं को कहीं से भी कम नहीं आंकता है, और वो प्रोविज़न में उसको जगह देता है, अमेंडमेंट पे आप उसको जगह दे रहा है। नेक्स्ट है आपका इनको दूर करने के क्या उपाय हो सकते हैं। नंबर 1 है चेंजिंग इन मेन थिंकिंग। चेंजेस इन मेन थिंकिंग, पुरुषों की सोच में बदलाव। पुरुषवादी समाज में जो पुरुषों की सोच है कि महिलाएं जो हैं वो घरेलू कार्यों के लिए होती हैं, महिलाओं का काम बच्चे पैदा करना और उनका लालन पालन करना है, अपने पति का ध्यान रखना है, बड़ों की सेवा करना है, तो पुरुष की ये पुरुषवादी सोच को बदलना होगा, तभी ये लैंगिक असमानता समाज से दूर होगी। नेक्स्ट है आपका चेंजेस इन विमेन कंजर्वेटिव थिंकिंग। चेंजिंग इन विमेन कंजर्वेटिव थिंकिंग, महिलाओं की रूढ़िवादी सोच में परिवर्तन। महिलाओं की रूढ़िवादी सोच भी इसके लिए कई हद तक जिम्मेदार है, क्योंकि महिलाओं ने उस 4 दीवारी में पुरुषों ने उन्हें रखा, तो महिलाओं ने उस 4 दीवारी में रहना मंजूर कर लिया। महिलाओं ने अपने अस्तित्व के लिए उसी दिन आवाज़ उठाई होती, अपने वो कंजर्वेटिव सोच को बदला होता कि 4 दीवारी में रहने के लिए उसका जन्म नहीं हुआ है। आर्थिक रूप से पुरुष ही घर के बाहर जाकर पैसे कमाएंगे, बच्चों का लालन पालन सिर्फ स्त्री का कर्तव्य नहीं पुरुष का भी है। तो ये विमेन की थिंकिंग अगर उस समय नहीं होती तो आज ये लैंगिक असमानता एक स्त्री, एक सोसाइटी फेस नहीं कर रही होती। आगे है आपका स्ट्रिक्ट एडहेरेंस टू लीगल प्रोविज़न, कानूनी प्रावधान का कड़ाई से पालन। फंडामेंटल राइट कहती है, फंडामेंटल राइट अपने साथ राइट ही नहीं लाई है बल्कि साथ ही साथ संवैधानिक उपचारों का अधिकार भी लाई है। संवैधानिक उपचार, उपचार मीन्स आपको अगर किसी तरीके का प्रॉब्लम हो तो आपका इलाज किया जाएगा।
तो फंडामेंटल राइट कहती है कि हम आपको राइट्स दे रहे हैं, वो राइट्स अगर फॉलो नहीं होता है, सोसाइटी फॉलो नहीं करे, आपका फैमिली फॉलो नहीं करे, तो आप इसके अगेंस्ट कोर्ट जा सकते हैं, ये तरीके से जा सकते हैं। तो स्ट्रिक्टली कहीं ना कहीं इन कानूनी प्रावधानों को महिलाओं को ज़रूरी है वो कंजर्वेटिव सोच से निकलना, और लॉ, जस्टिस और हमारी जो गवर्नमेंट है वो ये काम करे कि स्ट्रिक्टली इन चीज़ों को फॉलो करे, इसको स्थापित करे। तो एक पुरुष ये विषमता सोचने से पहले, करने से पहले 10 बार सोचेगा। तो स्टूडेंट, भारत में महिलाओं के लिए बहुत से संवैधानिक और सुरक्षात्मक उपाय बने हैं, लेकिन ज़मीनी हकीकत कुछ और है। इन सभी प्रावधानों के बावजूद देश में महिलाओं के साथ आज भी दूसरी श्रेणी वाले नागरिक की तरह ही व्यवहार किया जाता है, जबकि कहा जाता है कि पुरुष और महिलाएं गाड़ी के 2 पहिए हैं और दोनों पहिया जब साथ साथ चलेगा तो ही गाड़ी आगे बढ़ेगी, लेकिन फिर भी महिलाओं को दूसरी श्रेणी का दर्जा मिला हुआ है और स्त्री पे अत्याचार और बढ़ते ही जा रहे हैं। तो बस आज के लिए जहाँ तक मुझे समझ में आ रहा है कि आपका ये टॉपिक क्लियर हो गया है।